हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th मल्हार बुक से चैप्टर 5 नहीं होना बीमार के क्वेश्चन आंसर का सेकंड भाग। फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, आपने वीडियो देख लिया होगा। आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है, और दोनों भागों में एक दूसरे भाग का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। आप लिंक पर क्लिक करना और पहली वाली वीडियो में आप पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपकी पूरी एक्सरसाइज एक साथ हो जाएगी। इस वीडियो में बाद वाले क्वेश्चन हैं और जिसका लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है उसमें पहले वाले क्वेश्चंस हैं, शुरू के क्वेश्चंस हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करना, आप उस वीडियो में पहुंच जाएंगे और वहां से आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और ये वाली एक्सरसाइज बाद वाली है। कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे मैंने क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, आप लोगों को परेशानी हो जाती इतना सब कुछ एक ही वीडियो में देखने से, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस पिछली वीडियो में छोड़ दिए थे। तो अब हम कर लेते हैं बचे हुए क्वेश्चंस को। पिछली वीडियो में हमने कहानी की रचना, इसके ऊपर के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं कहानी की रचना से। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। ना ट्रैफिक का शोरगुल, ना धूल, ना मच्छर, ना मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, बाकी एकदम शांति। इन पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में ऐसा लग रहा है मानो हमारी आँखों के सामने अस्पताल का चित्र सा बन गया हो। लेखन में इसे चित्रात्मक भाषा कहते हैं। अनेक लेखक अपनी रचना को रोचक और सरस बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर अनेक वस्तुओं, कार्यों, स्थानों आदि का विस्तार से वर्णन करते हैं। लेखक ने भी इस कहानी को सरस और रोचक बनाने के लिए भी अनेक तरीकों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहानी में बच्चे द्वारा कल्पना करने का भी प्रयोग किया है। जब बच्चा अकेले लेटे लेटे घर और बाहर के लोगों के बारे में सोच रहा है। इस कहानी में ऐसी कई विशेषताएं छिपी हुई हैं। आपको क्या करना है, विद्यार्थी अपनी पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ संख्या 65 पर दिए गए विवरण को पढ़ें। अब 65 पेज नंबर पर आपको जाना है अपनी किताब के, और वहाँ कुछ विवरण दिया हुआ है, उसे पढ़ना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है पहला कि इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और अपने समूह में से मिलकर पाठ की अन्य विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। आपको क्या करना है, इस पाठ को फिर से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और पाठ में कौन कौन से इस तरह की विशेषताएं आई हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है और उस लिस्ट को अपनी क्लास में पढ़कर सुनाना है। ये है वो सूची जो विशेषताएं पाठ में आई हैं। पहला है बीमार व्यक्ति की देखभाल हेतु समय निकालना, मिलने जाते समय पसंदीदा उपयुक्त चीज लेके जाना, संबंधी प्रसंग बच्चों के लिए प्रेरणादायी हैं। मतलब कि क्लास 7th में ये चैप्टर है और इस चैप्टर में ये बताया गया है कि बीमार आदमी को देखने के लिए अस्पताल जाना चाहिए, रिश्तेदारों को, पहचान वालों को, और जब उससे मिलने के लिए जाएं तो वो क्या चीज़ पसंद करता है मरीज, वो चीज़ उसके लिए लेकर जाएं खाने की, अगर वो खा सकता है तो ये चीज़ें बच्चों के लिए प्रेरणा देती हैं, बच्चों को आगे सिखाती हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए। दूसरा है कि पाठ को पढ़कर अस्पताल के शांत स्वच्छ वातावरण और कर्मचारियों के प्रति एक सकारात्मक छवि उभरती है। अब चैप्टर में ये बताया गया है कि जो अस्पताल था वहाँ का माहौल बहुत शांत था, तो इससे पता चलता है कि जो अस्पताल का माहौल है वो वाकई शांत होना चाहिए, जिससे कि मरीजों को तकलीफ ना हो। छोटे बच्चों के भोले विचारों का मनोविज्ञान जानकर मन में हास्य का भाव आता है कि बच्चा बीमारी से होने वाले कष्टों को तो नहीं समझ रहा है, सिर्फ साबूदाने की खीर खाने की इच्छा के कारण ही वो खुद को बीमार होने की इच्छा कर रहा है कि मैं बीमार पड़ जाऊं। तो ये बचकाना हरकत है जिसको पढ़ करके हंसी भी आती है। चौथा पॉइंट है कि पहली बार अस्पताल जाने, वहां के दृश्य देखकर सहज कौतूहल उत्पन्न होने, अनेक प्रश्न मन में उठे, जैसे अनेक स्वाभाविक दृश्य कहानी की गत्यात्मकता बनाए रहते हैं। तो इसके अंदर कहानी में जितने भी
दृश्य दिखाए गए हैं जो कि स्वाभाविक हैं, यानी कि एक बच्चा जो सोचता है वही दिखाया गया है, इसलिए कहानी आगे बढ़ रही। कहानी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है वही बताया गया है, और क्योंकि वो स्वाभाविक है, ऐसा दिमाग में आता है, इसलिए कहानी में गतिशीलता आई है, गत्यात्मकता आई है, मतलब कहानी आगे बढ़ रही है। नंबर 5 है बाल सुलभ चंचलता युक्त कहानी के दृश्य एवं गतिविधियां अत्यंत रोचक विशिष्टताएं लिए हुए हैं, क्योंकि इसमें एक छोटे बच्चे की चंचलता दिखाई गई है और कहानी में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। अगला पॉइंट है बच्चे की बाल सुलभ उलझने, जबरदस्ती लेटने का बंधन, स्कूल की दिनचर्या को याद करना, अपने बहाने पर प्रायश्चित आदि कहानी के रोचक तथ्य हैं। कुछ चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई हैं कहानी के अंदर कि बच्चा लेट नहीं पा रहा है, उसकी पीठ दुख रही है, अब फिर उसको अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा है, उसे स्कूल याद आ रहा है। ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई हैं कहानी के अंदर, यही कहानी की विशेषताएं भी हैं। और आखिरी पॉइंट है बच्चे का झुंझलाहट युक्त कथन, जब वो खींच उठता है और खींच करके कहता है कि देखो सब खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ आ रही है, और एक बार आकर मुझसे नहीं पूछा, अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं साबूदाने की खीर तो मांगता, कोई ताजमहल तो मांगता नहीं, और रहो भूखे, अब भूखे रहने से सारे विकार निकल जाएंगे। तो वो चिढ़ करके ये बात कह रहा है, और ये बात वास्तव में होती है। जब बच्चा खुद अपने जाल में फंस जाता है तो वो ऐसे चिढ़ता है और चिढ़ने के बाद कुछ भी बोलता है। तो ये कहानी के अंदर सारी विशेष बातें हैं जिससे कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक और मनोरंजक बन गई है। और आखिरी पॉइंट है इसका कि सहज सरल भाषा शैली युक्त संपूर्ण कहानी बच्चों का मनोरंजन करने के साथ साथ सबक भी देती प्रतीत होती है। कहानी में बहुत सरल भाषा है, जो आम आप लोग बोलते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा है उसी भाषा को लिया गया, कोई मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए कहानी मनोरंजन तो दे ही दे रही है, साथ में हमें सबक भी दे रही है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोल के बीमार पड़ोगे तो फिर बहुत पछताओगे, तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है कहानी में से निम्नलिखित के लिए उदाहरण खोज कर लिखिए। ये है क्वेश्चन, एक तरफ दे रखा है विशेष बिंदु और दूसरी तरफ दे रखा है कहानी में से उदाहरण। ये है क्वेश्चन का आंसर। कहानी में से जो लाइनें हमको ढूंढनी थी, पहला है बच्चे द्वारा पिछली बातों को याद किया जाना, तो इन लाइनों में है उसका याद किया जाना। कितना मजा आता है जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। इन बातों से पता चल रहा है कि वो अपनी बातों को, पिछले दिन के स्कूल को याद कर रहा है। दूसरा है हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग करना। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता, लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हंसी मजाक का प्रयोग हुआ है। तीसरा है बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में बदलाव आना। क्या मुसीबतें पड़े रहो, आखिर अब तक कोई पड़ा रह कब तक कोई पड़ा रह सकता है, इसे तो स्कूल चले जाता तो ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती। तो यहाँ पर बच्चे के सोचने में परिवर्तन हो गया। पहले वो सोचा था बीमार पड़ूंगा अच्छा होगा, अब वो सोचा क्यों बीमार पड़ा, स्कूल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। चौथा पॉइंट है कहानी में किसी का किसी बात से अनजान होना। मन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया, आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा और मुझे सोता जानकर लौट गया होगा। तो यहाँ पर ना तो उसको पता है कि मन्नू से देखने आया कि नहीं आया, और ना ही मन्नू को पता है कि ये बीमार है। तो किसी का किसी बात से अनजान होना। पांचवा है बच्चे द्वारा स्वयं से बात किया जाना। वो कब खुद से बात कर रहा है, देखिए, देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा तू क्या खाएगा, पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो मांग नहीं लेता, लेकिन नहीं, भूखे रहो। तो ये वो खुद से अपने आप से बात कर रहा है यहाँ पर। अब अगला प्रश्न है समस्या और समाधान। कहानी को एक बार फिर से पढ़कर पता लगाइए। अच्छा, आपको कहानी बार बार पढ़ने के लिए कही है इन्होंने, क्योंकि हर क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि कहानी को पढ़िए और फिर ये बताइए। तो आपको कहानी बार बार पढ़नी ना पड़े, इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है। आप सर्च कीजिए नहीं होना बीमार की व्याख्या समरी, ये वीडियो सर्च कीजिए, उसमें पूरी कहानी मैंने आपको पढ़कर सुनाई है। वहाँ से आप अगर एक बार सुन लेंगे तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आ जाएंगे, आपको बार बार कहानी पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो आप उस वीडियो पे जाकर उसे देख सकते हैं, इसके लिए आपको आसान हो जाएगा। कहानी फिर से पढ़कर आपको क्या पता लगाना है। नंबर 1, बच्चे के सामने क्या समस्या थी, उसने उस समस्या का क्या समाधान निकाला, ये आपको पता लगाना है। बच्चे के सामने ये समस्या थी कि वह बीमार तो नहीं था, लेकिन साबूदाने की खीर खाना चाहता था। बच्चे को लगा कि खीर तभी मिलेगी जब वो बीमार होगा, इसलिए उसने समस्या का समाधान ये निकाला कि बीमार होने का बहाना बना लेता हूँ और
घर में रहूँगा तो मुझे साबूदाने की खीर खाने को मिल जाएगी। ये उसने समाधान निकाला। अगली बात जो आपको पता लगानी है वो है नाना जी के सामने क्या समस्या थी। उन दोनों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने उस समस्या का क्या समाधान निकाला, देखते हैं। नाना जी के सामने यह समस्या थी कि वे बच्चे की बीमारी का कोई कारण ही नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बच्चे की पेट संबंधी समस्या को ध्यान में रखते हुए कुछ घरेलू दवाइयां देकर समस्या का समाधान निकाला। उनके सामने ये प्रॉब्लम आ गई थी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था इसको हुआ क्या है, बच्चे को ये अचानक से बीमार कैसे पड़ गया। तो उन्होंने सोचा कि पेट ही जरूर इसका गड़बड़ कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने कुछ पेट का काढ़ा वड़ा उसको पिला दिया और आराम करने के लिए कहा और भूखे रहने के लिए कहा। ये उन्होंने अपनी समस्या का समाधान निकाल लिया। अगला क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो है शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में बीमार से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखिए। अब बीमार से कौन कौन से शब्द जुड़े हुए पाठ के अंदर क्या क्या है, जैसे काढ़ा, अस्पताल, इस तरह के शब्द आपको ढूंढ करके निकालें जो बीमार से जुड़े हुए हों। तो ये सभी शब्द मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला है बुखार, अस्पताल, दवा, नर्स, पीठ दर्द, सर दर्द। ये पाठ में शब्द आए हैं जो बीमारी से जुड़े हुए शब्द हैं। अगला प्रश्न है खोजबीन। कहानी में से वो वाक्य ढूंढकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि कहानी में सर्दी के मौसम की घटनाएं बताई गई हैं। कहानी में जो लाइनें आई हैं वो आई है, मैं रजाई से निकला ही नहीं, अस्पताल में लाल कंबल थे, मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, रिसेस में अमरूद खाते, अमरूद सर्दियों में आते हैं, जब नहीं रहा गया तो मैं रजाई फेंककर दबे पांव दरवाजे तक गया, आम इस मौसम में जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे, क्योंकि अगर गर्मियाँ होती तो गर्मियों में तो आम आते हैं, लेकिन जरूर सर्दियाँ हुई होंगी तभी उसने कहा कि आज इस मौसम में, और बम्बई वाले चाचा जी ने भेजा क्योंकि बम्बई में गर्म रहता है मौसम। ये कुछ लाइनें हैं जिनसे पता चलता है कि सर्दी का मौसम था। अगला क्वेश्चन है बच्चे को बहाना बनाने के परिणाम का आभास हो गया। उसे ये पता चल गया कि अगर मैं बहाने बना रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, उसका नतीजा क्या होगा। किस लाइन से ये पता चल रहा है, हे भगवान ये तो अच्छी खासी बोरियत हो गई, पूरा दिन कोई कैसे लेटा रह सकता है, और शाम को, क्या शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे, सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर पर पड़ा झक मार रहा हूँगा, अकलमंद और बनो बीमार, और आज दिया गया होमवर्क किससे कॉपी मांगोगे, मैं रुआंसा हो गया। और दूसरी बात जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्या मुसीबत है, ठप पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है, इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सजा मिलती तो मिल जाती। इन पंक्तियों से पता चल रहा है ना कि उसने जो गलती की है उसका उसे एहसास हो गया कि मैंने गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चे को खाना पीना बहुत प्रिय है, क्या ठाठ है बीमारों के भी, मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर पड़े रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो, काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। इन लाइनों से पता चलता है कि बच्चे को खाने पीने का बहुत शौक था, वो साबूदाने की खीर खाना चाहता था और इसी साबूदाने की खीर की वजह से उसे लग रहा है कि बीमार पड़ जाना चाहिए और साबूदाने की खीर खाने को मिल जाएगी। अगली पंक्तियां जिनसे ये पता चलता है कि बच्चे को खाने का बहुत शौक था वो है, कितना मजा आता जब रिसेस में ठेले पर नमक मिर्च लगे अमरूद खाता, इससे पता चल रहा है कि उसे खाना अच्छा लगता है। तीसरा है कि जरा आंख लगती तो खाने की चीज़ें दिखाई पड़ती, गर्मा गर्म खस्ता, कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारी में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया होली दिवाली और पंजीरी पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती है। क्यों, क्या ये चीज़ सब जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती, कोई मना करता है? तो इन सब लाइनों से ये पता चल रहा है कि बच्चे को खाने पीने का बहुत शौक था। अगला पॉइंट है जिससे पता चलेगा कि उसे खाने पीने का शौक था, वो खाना खा रहे हैं, चबाने की आवाज़ें आ रही हैं, देखो उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा तू क्या खाएगा, पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता। तो इससे पता चल रहा है कि उसे खाने पीने का बहुत शौक है और बल्कि साबूदाने की खीर खाने का शौक है उसे। पाठ में ऐसे बहुत सारी लाइनें आई हैं जिससे ये पता चलता है कि बच्चे को खाने की चीज़ें बहुत ही प्यारी थी। देखिए और भी है उदाहरण,
आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी, फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा, थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई। अगला पॉइंट है लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया और दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा, हाँ दाल चावल तली हुई हरी मिर्च। अगला पॉइंट, लेकिन मुन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में जरूर मुंबई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। तो पूरे पाठ में ज़्यादातर लाइनें उसके खाने पीने पर ही लिखी गई हैं। इससे पता चलता है कि उस बच्चे को खाने की चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, उसे खाना बहुत पसंद था। अब कहानी में ये किससे पता चलता है कि बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है? उसने कहा है कहानी में कि इससे तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिल जाती, कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। तो इससे पता चलता है कि उसे स्कूल जाना भी बहुत पसंद था। खाने की चीज़ें तो पसंद थी, स्कूल जाना भी पसंद था। अगला क्वेश्चन जो आपकी किताब में है वो है शीर्षक। आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम नहीं होना बीमार है। अपने समूह में चर्चा करिए और लिखिए कि इस कहानी का ये नाम ठीक है या नहीं है और अपने उत्तर का कारण बताइए। अगर आपको ठीक लग रहा है ये नाम तो बताइए कि क्यों ठीक लग रहा है, और अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो भी बताइए कि क्यों ठीक नहीं है भाई ये नाम, डिस्कस करने के बाद। इस कहानी का शीर्षक नहीं होना बीमार बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा इस कहानी में बीमार नहीं हुआ था बल्कि उसने बीमारी का बहाना बनाया था। और वो बहाना उसने इसलिए बनाया था कि उसे साबूदाने की खीर खाने को मिलेगी और पलंग पर आराम करने को मिलेगा। लेकिन जब उसने बहाना बनाया तो ये दोनों चीज़ें नहीं हुई। ना तो उसे साबूदाने की खीर खाने को मिली और ना ही उसे बेड पर लेटे लेटे आराम मिला, क्योंकि उसकी पीठ और सिर में दर्द होने लगा था। इसलिए उसने निश्चय किया कि अब आगे से वो कभी ऐसा बहाना नहीं बनाएगा। तभी कहानी का शीर्षक रखा गया नहीं होना बीमार, जिससे ये पता चलता है कि कभी भी बहाना बनाकर बीमार नहीं पड़ना है। तो ये शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है और इससे बच्चों को ये सीख भी मिलती है कि बहाना बनाकर बीमार नहीं होना है। बच्चों यहीं तक थे आपके प्रश्न उत्तर। ये नहीं होना बीमार के प्रश्न उत्तर 2 वीडियोस में मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं। दोनों वीडियोस में एक दूसरे का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हैं। दोनों वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, भाग 1 और भाग 2 से वीडियो बनी है और दोनों वीडियो का टाइटल सेम है, भाग 1 भाग 2 करके लिख रखा है। तो आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हैं, बल्कि मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें और वहाँ से पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत सारे प्रश्न हैं आपकी किताब में, बहुत लंबी वीडियो आप भी देखने में बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने 2 भागों में इसको बनाया है और दोनों भाग आपको मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं लिंक दे करके, तो आप दोनों को देख सकते हैं। आप अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है तो लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें। अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें ताकि आपका नाम मैं ले सकूं अपनी वीडियो में और आपका कमेंट दिखा सकूं। आपने इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब करिए और उसके बाद पढ़िए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जब आपकी क्लास का वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा, आपको आसानी हो जाएगी देखने में। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को तो इसी पार्ट के 3 वीडियोज़ हैं और तीनों वीडियो आपके पास लगातार आ जाएंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपको परेशानी होगी वीडियोस को सर्च करने में, इसलिए दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वीडियो सर्च ना करने पड़े, वीडियो आपके पास खुद ही पहुँचते रहें। ठीक है, तो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। दुर्गा पाल मैम की क्लास में बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.